हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि टियानहुन एम्पायर और स्टार लूवो नेशनल एम्पायर दोनों ने अलायंस बनाकर यहाँ क्राउन प्रिंस को जान से मारने की कोशिश करी, लेकिन वो इस मिशन में कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन दूसरी तरफ शेक एकेडमी और टांगसेक ने मिलकर एक और मिशन को सर अंजाम दिया, जिस मिशन में हम देखते हैं कि यूहो अपने दोस्तों को लेकर सनमून एम्पायर के सीक्रेट वॉल्ट में इंटर हो गया था और वो वहाँ पर मौजूद सारे के सारे रेयर मेटल चुरा लेता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि जाते जाते यूहो ने यहाँ पर वेपन ट्रेजरी के अंदर कई सारे बॉम्ब्स भी बिछा दिए थे, जिसके बाद वो वापस से अंडरग्राउंड सोल गाइडेंस कंपटीशन के फाइनल को लड़ने के लिए पहुंच जाता है। इस फाइनल में हम देखते हैं कि यूहो ने खुद के लिए एक ह्यूमनॉइड सोल गाइडेंस आर्मर टूल बना लिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो सारे के सारे कैंडिडेट्स को हराते हुए फाइनल में पहुंच गया। और फाइनल में यूहो का मुकाबला एक लड़की ये गुई से हुआ, जिसके पास सीक्रेट एंजल की मार्शल सोल है और इसलिए यूहो उसे जान से नहीं मारना चाहता था, बल्कि वो उसे अपने स्पेक्ट्रल अनडेड रेल में बेच देता है, जिसे देखकर सब लोगों को ऐसा लग रहा था कि यूहो ने उस लड़की को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। चारों तरफ यूहो का ही खौफ था। साथ ही साथ यहाँ ये सब करने की वजह से यूहो इस कंपटीशन के फाइनल को भी जीत जाता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ यूहो की जीत पर सब लोग जश्न मना रहे थे। तब तक वहाँ मास्टर जुआन भी पहुँच चुका था, जो कि ऊंचाई से यूहो को जीतता हुआ देखकर अपने मन में खुश होते हुए कहते हैं कि यूहो, तुमने कर दिखाया, तुमने इस चैंपियनशिप को भी जीत लिया। तुम वाकई में दिन ब दिन एक बेहतरीन सोल गाइडेंस मास्टर बनते जा रहे हो। साथ ही साथ मास्टर जुआन अपने मन में कह रहा था कि मुझे सही मौके का इंतजार करना होगा, ताकि मैं यूहो और कीटो को सही सलामत यहाँ से बाहर निकाल सकूँ। फिलहाल के लिए यहाँ पर बहुत सारे दुश्मन मौजूद थे और मास्टर जुआन की ये बात बिल्कुल सही थी। नीचे की तरफ मौजूद ज़ुशियो अलायंस का मास्टर नैनगोंग यहाँ पर सब लोगों को चिढ़ाते हुए कह रहा था कि मैंने क्या कहा था कि हमारा ज़ुशियो अलायंस इस चैंपियनशिप को जीतेगा। अब बताओ कि तुम लोग क्या कहना चाहोगे। जो सारी बातें सुनकर ऑन्डू चैम्बर ऑफ कॉमन्स और साथ ही साथ कॉमन अलायंस के लीडर्स को तो काफी ज्यादा गुस्सा रहा था। वो अपने डिसाइपल्स को लेकर यहाँ से रवाना हो गए। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर मास्टर गुजुंग पर आ जाता है, जो कि अपने डिसाइपल्स को लेकर वापस ही सीक्रेट वर्ल्ड्स में आ चुके थे और वहाँ आने पर इन्हें देखने को मिलता है कि सारे के सारे रेयर मेटल्स तो गायब है, जो सब देखकर मास्टर गुजुंग को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। साथ ही साथ उन्हें यही डर सताया जा रहा है कि आप क्राउन प्रिंस उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से यूहो पर आ जाता है, जो कि वो इस अंडरग्राउंड सोल गाइडेंस कंपटीशन के फाइनल को जीत चुका था। इसलिए मास्टर यूलिन यहाँ पर सनमून डिवाइन गॉड नीडल को छोड़ा करते हुए यूहो के पास ले आते हैं, जिसे वो यूहो के हवाले करते हुए कह रहे थे कि यंग मैन, कहना पड़ेगा कि तुम वाकई में गॉड गिफ्टेड हो, तुम्हारे टैलेंट का तो जवाब नहीं, सच में मैं तुम्हें एडमायर करता हूँ। यहाँ ये सब कहने के बाद मास्टर यूलिन धीरे से यूहो के कान में कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि इस कंपटीशन के बाद हम दोनों खाने पर चले, जहाँ मैं तुम्हें सनमून डिवाइन गॉड नीडल सोल गाइडेंस टूल के बारे में और ज्यादा कुछ समझा सकता हूँ। लेकिन ये तो सिर्फ कहने की बात थी, असल में उनका इरादा यूहो को जान से मारने का था। तभी अचानक वहाँ पर मिस फैंगलिंग भी आ जाती है, जिसके हाथ में भी एक गिफ्ट बॉक्स था और वो यहाँ पर आती हुई कहती है कि कहीं मैंने आप दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं किया। मेरे दोस्त टांगबू, ये वो गिफ्ट है जो कि हमारी ज़ुशियो अलायंस ने तुमसे प्रॉमिस किया था। ये कहती है मिस फैंगलिंग वो बॉक्स यूहो के हाथ में रख देती है, जिसे देखती ही मास्टर यूलिन ने एक ही नजर में पहचान लिया कि ये तो एक लेवल 9 की फिक्स पोजीशन सोल गाइडेंस आल्ट्री शेल है। मगर इन्हें क्या मालूम कि यूहो के पास ऐसे और भी कई सारे वेपन्स ऑलरेडी इकट्ठा हो चुके। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से मास्टर गुजुंग पर आ जाता है, जो कि सीक्रेट वॉल के बाद फॉरेस्ट से वेपन ट्रेजरी में आ चुके थे, जहाँ पर आकर वो देखने लगते हैं कि कहीं हमारे वेपन्स तो चोरी नहीं हो गए। और यहाँ पर वो अपने कई सारे बॉम्ब्स और वेपन्स को सही सलामत पाकर काफी ज्यादा खुश हो गए। उनके दिल को थोड़ा सा चैन मिल चुका था। वो खुश होते हुए कह रहे थे कि वो जो भी छोड़ता वो बहुत बड़ा बेवकूफ है, वो असली खजाने के बारे में कुछ भी नहीं जानता। अगर उसे खजाने की कीमत मालूम होती तो वो सबसे पहले इन वेपन्स को चोरी करता। यहाँ जब मास्टर गुजुंग ये सब कहते हुए खुश हो ही रहा था, पीछे की तरफ हम देखते हैं कि मिस फैंगलिंग भी यूहो की तारीफ करते हुए कह रही थी कि आज के दिन तुमने पावर ऑफ लाइट के सामने इवल सोल मास्टर की जो एबिलिटीज शो करी है, वाकई में ये एबिलिटीज तारीफ के काबिल है। हमारे सेट को एक ऐसी होली सन की जरूरत थी, क्या तुम हमारे सेट को ज्वाइन करोगे? अगर तुम ऐसा करते हो तो हम तुम्हें इतना ज्यादा काबिल बना देंगे कि तुम फ्यूचर में इस दुनिया पर राज करोगे। यहाँ यूहो इन दोनों की बातें सुन रहा था, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। पीछे की तरफ सीन शिफ्ट होकर मास्टर गुजुंग और उसके सोल्जर्स पर आ जाता है, जहाँ मास्टर गुजुंग तो अभी भी खुशी में हंस रहा था, पर तभी अचानक वहाँ पर मौजूद एक सोल्जर की नजर किसी चीज में पड़ गई थी, जिसे देखते हुए वो फौरन मास्टर गुजुंग को वहाँ पर बुलाने लगा। मास्टर गुजुंग वहाँ पर आते हुए सोल्जर से सवाल करके पूछते हैं कि आखिर तुम इतना पैनिक क्यों कर रहे हो। लेकिन जब सामने की तरफ हाई एक्सप्लोसिव सोल गाइडेंस डिवाइस पर उस
उसकी नजर पड़ी तो उसके खुद के भी होश उड़ चुके थे, क्योंकि वहाँ पर अब सिर्फ पीछे 3 सेकंड बचे हैं और यही 3 सेकंड यहाँ दूसरी तरफ यूहो भी काउंट कर रहा था। वो अपने मन में 3, 2, 1 कहते हुए अचानक से कहता है कि वक्त पूरा हुआ। जो सुनकर तो मास्टर योलिन और फेंगलिंग दोनों को ही कुछ समझ नहीं आया, पर तभी अचानक उसी लम्हे वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोसिव हो जाता है। आज से पहले किसी भी कॉन्टिनेंट पर या फिर मैंगडो सिटी में इतना बड़ा धमाका कभी नहीं हुआ था। इस धमाके ने इतनी तबाही मचा दी थी कि पूरी की पूरी जमीन कांपने लगी। मीलों दूर तक इस धमाके का एहसास लोगों को महसूस हुआ। इवन की अंडरग्राउंड सोल गाइडेंस कंपटीशन अरीना में भी इस झटके को महसूस किया जा सकता था, मगर किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बाहर चल क्या रहा है। मिस फेंगलिंग और मास्टर योलिन दोनों ही इस बात का जवाब ढूंढने के लिए फौरन यहाँ से बाहर निकल पड़े। जिनके जाने के बाद मास्टर जुआन भी फौरन इसी मौके का फायदा उठाते हुए तीसी के साथ यूहो और केटाओ के पास आते हुए कहते हैं कि पहले ही बाकी सब लोग सिटी से बाहर की तरफ रवाना हो चुके हैं, सिर्फ हम 3 ही पीछे बचे, चलो हमें भी यहाँ से निकलना होगा। और मास्टर जुआन की बात मानते हुए यूहो और केटाओ फौरन उनके साथ यहाँ से रवाना हो गए। लेकिन बाकी के सब लोग यहाँ पर उसी ब्लास्ट की तबाही को देखकर सरप्राइज दिखाई दे रहे थे। ये ब्लास्ट किसी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से कम नहीं था। ऐसा लग रहा था कि सन मून एम्पायर की आधी से ज्यादा ताकत कम हो चुकी है। इवन कि यहाँ पर मास्टर जिंग भी अपने मन में कह रहे थे कि थैंक गॉड कि मैंने वक्त रहते ही अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को पहले ही पैलेस से बाहर निकाल लिया था, ताकि मैं उन्हें बाहर हील कर सकूं। अगर मैंने ये काम ना किया होता तो अभी मेरे ग्रैंड चिल्ड्रंस मारे जा चुके होते, क्योंकि ये ब्लास्ट वाकई में काफी ज्यादा खौफनाक था। उस ब्लास्ट से निकलने वाला धुआं पूरी तरीके से आसमान को कवर कर चुका है। ऐसा लग रहा था जैसे कि बादल जमीन पर उतर आए हो। मास्टर जुआन, केटाओ और यूहो भी इस तबाही को देख रहे थे, जहाँ मास्टर जुआन यूहो और केटाओ की तारीफ करते हुए कहते हैं कि हमारी एकेडमी ने वाकई में तुम्हें वन मैन सोल्जर की तरह ट्रेन किया और तुम दोनों ने आज के दिन ये साबित भी कर दिया कि वन मैन आर्मी के तुम सबसे ज्यादा बेहतरीन सोल्जर हो। यहाँ ये सब कहने के बाद ये लोग अपने बाकी के दोस्तों की तरफ रवाना हो गए। पीछे की तरफ पैलेस में हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस इस सारी तबाही को अपनी आंखों से देख रहा था। आज के दिन उसका पैलेस तबाह हो गया, उनके अगले 10 साल के वेपन डिस्ट्रॉय हो गए, मिंगडो सिटी में भी इतनी बड़ी तबाही मच गई। ये सब कुछ क्राउन प्रिंस ने कभी सोचा भी नहीं था। ये सब कुछ उनके प्लान के बाहर की चीजें है, इसलिए उनसे ये सब संभालने नहीं हो पा रहा। सोनिश तो उन्हें संभालने की अपनी पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन क्राउन प्रिंस बेकाबू होते हुए गुस्से में कहता है कि कौन है, किसने ये किया। अभी अचानक वहाँ पर उनके कुछ सोल्जर्स आ गए, जो कि क्राउन प्रिंस को बताते हैं कि अच्छी खबर ये है कि वहाँ पर कोई सिविलियन मौजूद नहीं था, इसलिए किसी की भी जान नहीं गई। जिस पर क्राउन प्रिंस भड़कते हुए कहता है कि सिविलियन की बात किसने करी, मुझे बताओ कि आखिर वहाँ पर हमें और क्या क्या नुकसान मिला। इस पर वो सोल्जर घबराते हुए कहते हैं कि हम लोगों ने बहुत बड़ी अमाउंट में रेयर मेटल्स को खो दिया, वो चोरी हो चुके हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि आपके अंकल मास्टर गुजोंग भी खुद को कंट्री के लिए उसी धमाके में सैक्रिफाइस कर चुके। जो सुनकर क्राउन प्रिंस गुस्से में उस आदमी को लात मार देता है। यहाँ पर मिस ऑरेंज क्राउन प्रिंस से कह रही थी कि मैं जानती हूँ कि आप इस वक्त बहुत ही ज्यादा गमज़दा होंगे, इतनी बड़ी तबाही मच चुकी है, आपको बहुत सारा नुकसान हुआ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप फिलहाल के लिए अपने अल्टीमेट प्लान को छोड़कर कुछ देर के लिए आराम करें। लेकिन क्राउन प्रिंस ने तो इवल्स की तरह हंसना शुरू कर दिया था। वो हंसते हुए कहता है कि मैं अपनी इस नुकसान को खुद की जीत में बदलूंगा, क्योंकि वैसे भी क्राउन प्रिंस बहुत अरसे से एम्परर को मरवाना चाहता था और आज के दिन क्राउन प्रिंस वही करने वाला है। वो खुद एम्परर की जान लेगा, जबकि वो यहाँ पर अपने सोल्जर से कहता है कि चारों तरफ ये ऑर्डर भिजवा दो। इस धमाके की वजह से एम्परर बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके थे। हमने उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाने की कोशिश करी, लेकिन वक्त पर ना पहुंचने की वजह से हम अपने एम्परर को बचा नहीं पाए और इस तरह से क्राउन प्रिंस ही अगला एम्परर बनेगा। क्राउन प्रिंस यहाँ ये इवल प्लानिंग करने के बाद इवल्स की तरह जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन हम लोगों को यहाँ जंगल का दिखाया जाता है, जहाँ पर 3 इवल सोल मास्टर 2 लोगों की कुर्बानी देते हुए ट्रैपिंग फॉर्मेशन बिछा देते हैं। इस ट्रैपिंग फॉर्मेशन का मकसद क्या है ये एपिसोड के आखिर में हमें मालूम हो जाएगा। जबकि दूसरी तरफ मिंगडी सिटी में सारे के सारे सोल्जर ने भी ये अनाउंसमेंट कर दी थी कि कल रात हमारे मिंगडो सिटी के खाली फैक्ट्री में एक्सप्लोजन हो गया था। अच्छी खबर यह है कि इस एक्सप्लोजन में किसी की भी जान नहीं गई, लेकिन आखिर ये एक्सप्लोजन हुआ क्यों इसका पता भी अभी तक नहीं चल पाया। लेकिन दूसरी तरफ इसी वजह से कुछ वक्त के लिए सिटी पर मार्शल लॉ लग चुका है ताकि हम लोग इस सिटी को ज्यादा से ज्यादा महफूज बना सके। लेकिन असल में क्राउन प्रिंस और उसके सोल्जर्स का मकसद तो कुछ और था। वो अपने सन मून एम्पायर के सिविलियंस को इसके बारे में नहीं बताना चाहते थे। वो बिल्कुल ऐसा दिखा रहे हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, बल्कि बिल्कुल शेड्यूल के मुताबिक कॉन्टिनेंटल इलाइट सोल मास्टर कंपटीशन के फाइनल को अनाउंस किया जाता है, जिसके लिए अरीना में सारे के सारे वॉरियर्स पहुंच चुके थे। और आज का ये इलाइट सोल फाइटिंग कंपटीशन शेक एकेडमी वर्सेस टांग सेट के दरमियान होने वाला था, जिसको विटनेस करने के लिए हर एक सेक्टर एकेडमी की टीम यहाँ पहले से अरीना में पहुंच चुकी थी। तभी अचानक हम वहाँ पर एक खूबसूरत लेडी मिस नैनशुई को देखते हैं, जो कि चलते हुए कह रही थी कि एक बार ये फाइनल खत्म हो जाए, उसके बाद मुझे कई सारे जरूरी काम को सरअंजाम देना होगा। तभी अचानक उसे पीछे से किसी लड़की ने आवाज दी, जो कि कोई और नहीं बल्कि मिस नैन क्यू थी, और वो यहाँ पर इस लेडी को मॉम कहकर पुकार रही थी।
थी, जिससे हमें जानने को मिलता है कि मिस नैनक्यू की मॉम है। यहाँ मिस नैनक्यू फौरन से अपने मॉम के पास आकर सवाल करते हुए कहती है कि क्या आपको मालूम हुआ कि कल रात आखिर वो एक्सप्लोजन किस तरह हुआ था, जिस पर मिस नैनक्यू जवाब देते हुए कहती है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम। दूसरी तरफ मिस नैनक्यू बच्ची बनते हुए अपनी मॉम से कहती है कि एक बार ये कंपटीशन का फाइनल खत्म हो जाए, उसके बाद हम वापस घर चलेंगे, मुझे घर की बहुत याद आ रही है। ये सुनकर मिस नैनक्यू जवाब देते हुए कहती है कि मेरे सामने बोली मत बनो, मैं जानती हूँ कि फाइनल में मौजूद टांगसेट की टीम में यूहाओ से तुम हारी थी, इसलिए मैं यहाँ पर इस फाइनल को खुद देखने के लिए आई ताकि मैं देख सकूं कि यूहाओ कितना ज्यादा बेहतरीन है। ये सुनकर तो मिस नैनक्यू भी एम्बैरेस होने लगी, लेकिन अचानक से उसकी नजर शेक एकेडमी और टांगसेट के प्लेटफॉर्म पर पड़ जाती है, जो दोनों ही टीम्स वहाँ पर मौजूद नहीं। इसलिए वो सरप्राइज होकर कहती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, आज के दिन इन दोनों ही टीम्स का फाइनल है, लेकिन ये दोनों टीम अभी तक यहाँ पर आई क्यों नहीं। ये सुनकर मिस नैनक्यू भी थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी और वो अपने मन में कहने लगी कि उम्मीद करती हूँ कि आज का ये फाइनल स्मूथली गुजर जाए। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि तभी अचानक होस्ट ने भी अनाउंस कर दिया कि मास्टर जोंगली, क्राउन प्रिंस और मिस ऑरेंज भी यहाँ पर पधार चुके हैं, जो तीनों इस कंपटीशन के फाइनल को देखने के लिए आए थे, या फिर इनका कोई और ही प्लान चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस ऑरेंज अपने मन ही मन में यूहाओ को याद करते हुए कह रही थी कि यूहाओ, उम्मीद करती हूँ कि तुम मेंगडी सिटी को सेफली छोड़कर यहाँ से निकल चुके होंगे। दूसरी तरफ मास्टर जिन भी अरीना में सारी की सारी टीम्स को देख रहा था, वो देखते हुए अपने मन में कहता है कि शेक एकेडमी, टांगसेट एकेडमी, स्टार लुवो, नेशनल एकेडमी और स्नो डीमन सेट, ये चारों टीम्स यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। लगता है कि कल रात जो भी कांड हुआ वो इन्हीं चारों ने किया होगा। इसलिए वो फौरन से खड़ा होकर क्राउन प्रिंस से सवाल करते हुए कहता है कि क्या मैं ट्रूप्स को उनके पीछे भिजवा दूं ताकि मैं जल्द से जल्द उन्हें अरेस्ट करवा सकूं। लेकिन क्राउन प्रिंस तो पहले से ही उनके लिए जाल बिछा चुका था, इसलिए वो मुस्कुराते हुए यहाँ मास्टर जिन को कोई जवाब नहीं देता, बल्कि वो माइक में बहुत ही अच्छे से बात करते हुए कहता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं यहाँ पर अपने सारे के सारे गेस्ट को वेलकम करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि 1 महीने पहले ये कॉन्टिनेंटल इलाइट सोल फाइटिंग कंपटीशन शुरू हुआ था और सब लोग इस कंपटीशन के फाइनल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर क्राउन प्रिंस जब ये सब बातें कह ही रहा था, तभी अचानक हम देखते हैं कि उनकी आर्मी धीरे धीरे यहाँ अंदर की तरफ आते हुए चारों तरफ फैल रही थी। साथ ही साथ क्राउन प्रिंस कहता है, लेकिन बहुत बड़ी अफसोस की बात है कि 2 टीम जो कि फाइनल में पहुंची थी वो यहाँ पर आई ही नहीं, क्योंकि उनके लिए रास्ते में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ चुकी है। यहाँ पर ये कहती है अचानक से क्राउन प्रिंस का ये ट्रांसमिशन बाहर की दुनिया के लिए काट दिया गया, ताकि बाहर के लोगों को कुछ भी मालूम ना हो सके कि अरीना में क्या चल रहा है, क्योंकि अब क्राउन प्रिंस अपनी असलियत सब लोगों के सामने दिखाने वाला है। वो फौरन ही अपने पैरों पर खड़े होते हुए कह रहा था कि अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर क्राउन प्रिंस को अपने पैरों पर खड़ा होता हुआ देखकर तो सारे के सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे, क्योंकि किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। सब लोगों को लगता था कि क्राउन प्रिंस अपाहिज है, वो पैरों पर चल नहीं सकता। जबकि दूसरी तरफ क्राउन प्रिंस कह रहा था कि अगर फाइनल मैच ना भी हुआ तो भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे सन मून एम्पायर ने तुम लोगों के लिए एक जबरदस्त शो तैयार करके रखा है, जिसे यकीनन तुम लोग काफी ज्यादा एंजॉय करोगे। और यहाँ पर ये कहती है अचानक वो खुद के और अपने दोस्तों के आसपास एक बैरियर शील्ड क्रिएट कर चुका, जबकि दूसरा बैरियर वो इस पूरी की पूरी अरीना के आसपास लगा देता है ताकि कोई भी इस अरीना से बाहर ना निकल सके। और साथ ही साथ उसने एक पॉइजनियस गैस भी बाहर की तरफ रिलीज करना शुरू कर दी। क्राउन प्रिंस इस पॉइजनियस गैस को रिलीज करते हुए खुश होकर सब लोगों से कह रहा था कि शो को एंजॉय करो, उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को मजा आएगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि अचानक सन मून एम्पायर की आर्मी भी यहाँ पर पॉइजनियस गैस मास्क लगाते हुए तीसरी के साथ अपने वेपन्स को लेकर अरीना में चारों तरफ फैलते हुए सब लोगों पर अपनी बंदूकें तान देती है। यहाँ पर इतनी बड़ी सन मून एम्पायर की आर्मी को देखकर तो सारे के सारे वॉरियर्स ही घबरा गए, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन कुछ इवल टीम समझदार भी थी, वो फौरन आगे की तरफ बढ़ते हुए क्राउन प्रिंस के सामने आकर उनसे हाथ मिलाने का फैसला करती है, जिनमें से सबसे पहली टीम थी इवल मोनार्च सोल मास्टर्स की टीम, जो कि क्राउन प्रिंस के सामने आते हुए कहती है कि हम आपके ऑर्डर्स मानने के लिए तैयार है। मिस ऑरेंज तो ये देखती ही हैरान हो गई थी, वो अपने मन में सोचने लगी कि क्राउन प्रिंस पहले से इस बात को जानता रहा कि जब वो इन सारे के सारे वॉरियर्स पर प्रेशर डालेगा तो कई सारे सेक्ट्स और एकेडमीज की टीम क्राउन प्रिंस के सामने सबमिट कर देगी, जिसकी वजह से क्राउन प्रिंस और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा और जो भी क्राउन प्रिंस के खिलाफ जाए उसे क्राउन प्रिंस पूरी तरीके से खत्म कर देगा। साथ ही साथ यहाँ क्राउन प्रिंस सब लोगों के सामने ऊंची आवाज में कह रहा था कि कल रात मिंगडो सिटी में एक हादसा हुआ है, जिस हादसे में हमारा एम्परर जख्मी होकर मारा गया। इस वजह से हमारे मिंगडो सिटी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। हम उस गद्दार को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिसने हमारे साथ ये किया है। यह नीचे की तरफ मिस नैनक्यू उस सोल्जर से फाइट करने के लिए अपनी सोल रिंग एक्टिवेट करना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रही, इसलिए वो हैरान होकर अपनी मॉम से कहती है कि मैं अपनी सोल रिंग्स एक्टिवेट नहीं कर पा रही। मिस नैनक्यू अपनी बेटी को जवाब देते हुए कहती है कि ये इस पॉइजन की वजह से हो रहा है, तुम घबराना बंद करो, मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी के सारे सोल्जर्स भी बिल्कुल ऐसे ही फील कर रहे थे। कोई भी वॉरियर जो कि इस पॉइजन के कांटेक्ट में आ चुका है वो फाइट करने
करने के लिए अपने सोल रिंग्स एक्टिवेट नहीं कर पा रहा। इसलिए क्राउन प्रिंस इन लोगों से कहता है कि फजूल का झटपटाना बंद करो, तुम सब लोग मेरी सस्पिशन में हो। अगर तुम लोग सन मून एम्पायर के साथ कोऑपरेट करते हुए हमारे इन्वेस्टिगेशन में साथ देते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम लोगों को कुछ नहीं होगा। दूसरी तरफ यहाँ इन वॉरियर्स के पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। उन सोल्जर्स ने बारी बारी करके इन वॉरियर्स को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। मिस रैनक्यू तो काफी जरा परेशान और डरी हुई दिखाई दे रही थी। वो अपनी मॉम से सवाल करते हुए कहती है कि मॉम अब हम क्या करेंगे, जिस पर उसकी मॉम जवाब देते हुए कहती है कि फिक्र मत करो मेरी बच्ची, हम जरूर यहाँ से निकलने का कोई न कोई रास्ता तलाश कर ही लेंगे। जबकि दूसरी तरफ ऊपर हम यहाँ पर मिस ऑरेंज को भी देखते हैं। वो क्राउन प्रिंस से सवाल करते हुए कह रही थी कि आप शेक एकेडमी और टांगसेट के बारे में क्या करेंगे, जिस पर क्राउन प्रिंस मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि उनकी फिक्र मत करो, उनके लिए पहले ही मैंने जाल बिछा दिया है, वो लोग जिंदा नहीं बचेंगे, उनके सर्वाइवल का चांस बिल्कुल जीरो है। यहाँ पर क्राउन प्रिंस जब ये सब कह ही रहा था तभी अचानक सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ वेस्टर्न के उसी जंगल में आ गया, जहाँ वेस्टर्न रीजन से टांगसेट और शेक एकेडमी निकलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इस जंगल में चारों तरफ उन्हें खोरा ही खोरा दिखाई देता है, जिस खोरा को देखते हुए मिस टांगबुटोंग अपने मन में कहती है कि ये बहुत ही जरा अजीब खोरा है, आज से पहले इस तरह का खोरा इस जंगल में हम लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। मुझे समझ तो नहीं आ रहा लेकिन जरूर इस खोरे में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। दूसरी तरफ मिस वांग काइनी जवाब देते हुए कहती है कि ये खोरा बेशक नॉन टॉक्सिक है, इसमें किसी तरह के पॉइजन का इस्तेमाल तो नहीं किया गया, लेकिन फिर भी मुझे भी शक हो रहा है कि यहाँ पर जरूर कोई न कोई गड़बड़ होगी। ज़ेज़ो भी बिल्कुल ऐसे ही फील कर रही थी। यहाँ पर ये सब लोग इसी तरह धीरे धीरे सामने की तरफ चलते रहे। मिस यावी इन सब लोगों को सावधान रहने के लिए बोल रही थी, लेकिन यहाँ काफी देर तक चलने के बाद अचानक से यूहो इन सब लोगों को रुकने के लिए बोलता है, जो सुनकर तो ये सब लोग हैरान हो गए। दूसरी तरफ यूहो एक दरख्त की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि मैं समझ गया कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। देखो इस दरख्त पर मैंने यहाँ से पहले गुजरते हुए अपना मेंटल मार्क छोड़ा हुआ था। हम लोग एक ही जगह से बार बार गुजर रहे हैं, लगता है कि यहाँ पर किसी तरह की ट्रैपिंग फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया गया है। असर जुआन और मिस यावी को भी समझ आ गया कि ये लोग कब से सर्कल में ही घूम रहे थे, इसी वजह से ये लोग आगे बढ़ नहीं पा रहे, यानी कि सन मून एम्पायर जानबूझकर इन लोगों को इस तरफ धकेलता रहा। वो जानता रहा कि एक बार अगर ये लोग इस फॉरेस्ट में इंटर कर गए तो ये लोग जिंदा बाहर नहीं निकल पाएंगे। दूसरी तरफ यूहो को ये बात जैसी ही मालूम हुई वो फौरन अपनी स्पिरिट आइज को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन अफसोस की बात ये थी कि वो यहाँ पर अपनी मेंटल डिटेक्शन को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। वो अपने दोस्तों को बताता है कि ये खोरा मेरे मेंटल डिटेक्शन को ही ब्लॉक करने के लिए यहाँ पर रखा गया है। मास्टर जुआन को तो ये सुनकर काफी जरा गुस्सा आ गया और वो गुस्सा होते हुए कहता है कि मैं इन ईवल्स के चालों में नहीं आऊंगा। जो कहती वो तीसरे के साथ हवा में उड़ने लगा। वो सोच रही थी कि अगर मैं आसमान की ऊंचाइयों में चला जाऊँ तो वहाँ पर तो ये खोरा नहीं होगा और मैं आसानी के साथ सामने का रास्ता देख सकता हूँ। जबकि दूसरी तरफ यूहो नीचे की तरफ मौजूद फेंग जुई चैन और साथ ही साथ मिस नैन से सवाल करते हुए कहता है कि तुम लोग तो यहाँ इसी सन मून एम्पायर में बड़े हुए, इस फॉरेस्ट में तो तुम लोग कई बार आए होंगे, तो तुम लोग आखिर इस फॉरेस्ट के बारे में क्या कुछ जानते हो, मुझे वो सब बताओ। जिस पर मिस नैन जवाब देते हुए कहती है कि मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि ये सन मून एम्पायर के वेस्टर्न रीजन फॉरेस्ट है, जहाँ पर नॉर्मल लोगों का आना सख्ती से मना किया गया था। ये सुनकर कीटो दूसरी तरफ जवाब देते हुए कहता है कि मुझे इंटेलिजेंस की मदद से मालूम हुआ कि आज से कई अर्से पहले सन मून एम्पायर ने अपनी आर्मी का एक टुकड़ा यहाँ इस फॉरेस्ट के अंदर भेजा था, लेकिन एक बार जब वो आर्मी इस जंगल में इंटर हो गई तो उसके बाद उनके नामो निशान का कुछ भी मालूम नहीं हो पाया। उनमें से एक सोल्जर भी इस फॉरेस्ट से जिंदा निकलकर बाहर नहीं आ पाया था। यहाँ पर जब कीटो ये सब बता ही रहा था तभी अचानक मास्टर जुआन भी वापस से नीचे आ जाते हैं और वो यूहो को बताते हैं कि चाहे हम जितना मर्जी ऊपर फ्लाई कर ले, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला क्योंकि ये खोरा कभी खत्म ही नहीं हो रहा। हाउचिन तो ये देखकर काफी जरा हैरान हो जाता है कि आखिर ये किस तरह की फॉर्मेशन है जिसने एक सुपर डेमीगॉड टाइटल लेवल डोलोसोल मास्टर को भी कैद कर दिया। ये फॉरेस्ट तो धीरे धीरे मिस्टीरियस होता जा रहा है। तभी अचानक डाइहुआ बिन यहाँ पर अपने साथियों से कहता है कि क्यों ना हम लोग अलग अलग होकर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता तलाश करें। ये सुनकर मिस यावी जवाब देते हुए कहती है कि नहीं, ऐसा हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर एक बार हम लोग एक दूसरे से अलग हो गए तो उसके बाद हम लोगों को मरने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस तरह हम लोग आने वाली मुश्किलों का सामना आसानी से नहीं कर सकते। मास्टर जुआन भी इसी बात से एग्री करते थे। वो अपने साथियों से कहते हैं कि हम लोग मिलजुल कर आगे की तरफ बढ़ेंगे। यूहो के मेंटल मार्क का इस्तेमाल करते हुए हम लोग रास्ते को देखेंगे और जहाँ पर भी हमें यूहो का मेंटल मार्क दिखाई दे हम उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। इस तरह से शायद हम लोग यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ पाए। इसी प्लानिंग के बाद इन लोगों ने दोबारा से आगे की तरफ चलना शुरू कर दिया। यहाँ पूरे 6 घंटे चलने के बाद मिस टांगबुटोंग कहती है कि अगर हम लोग इतने लंबे अरसे से चल रही है तो आखिर हमें यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता क्यों नहीं मिल रहा। मिस याओ भी अभी थोड़ा सा घबराना शुरू कर चुकी थी, लेकिन मास्टर जुआन अपने डिसाइपल से कहता है कि हिम्मत रखो, हमें कुछ नहीं होगा, हम लोग मिलकर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेंगे, बस इसी तरह आगे की तरफ बढ़ते रहो। लेकिन क्या उनकी ये बात सच होगी या नहीं ये तो हमें अगले ही एपिसोड में जानने को मिलेगा। और यहाँ इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।